हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार, आपका बायो टीचर लाइफ साइंस बायोलॉजी से। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले हैं। सेल चैप्टर के बारे में क्लासेस जो हो रही थी पहले से, तो थोड़ा सा टाइम तो बीच में हम ज़्यादा डिस्टर्ब किए हैं। तो यहाँ आज हम लोग सेल में आगे बढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये हमारा टॉपिक जाएगा और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए, हम लोग अच्छे से समझें और पढ़ें इस बात को। ठीक है ना। तो देखो बुआ, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें। सबसे पहले हम आपको यहाँ एक बात समझाते हैं कि जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, जैसे किसी सेल की बात करते हैं, खास करके हम एनिमल सेल की बात करते हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर की जब भी बात होती है, तो सेल के स्ट्रक्चर में सबसे आउटर कवर का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और भी नाम है, हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। किसी किसी सेल के लिए इसका नाम प्लाज्मा लेमा भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यही लिखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। आप प्लाज्मा लेमा भी लिख सकते हो, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, कहीं कहीं लिख ही देते हैं हम प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर है, तीन नाम है एक ही स्ट्रक्चर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो हम लोग जो है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि भाई सेल का जो आउटर कवर होता है, सेल का जो आउटर कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका संरचना कैसा होता है। ठीक है, और वो जो है कैसे काम करता है, किस चीज का बना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला बात तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, इसके बारे में एक बात तो हम पहले से लिखते हैं, जानते हैं कि आउटर कवर होता है, ये आउटर कवर है ना। कहते हैं कि मोस्ट आउटर कवर, मोस्ट आउटर कवर, मोस्ट आउटर कवर ऑफ द सेल। सेल का सबसे आउटर कवर माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है ना, या सेल मेम्ब्रेन का। तो अब ये आउटर कवर जो है कैसा है, कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को एक बात और ध्यान रखना होगा, और वो ध्यान क्या रखना है, देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आरबीसी को सबसे बेस्ट मटेरियल माना गया सेल मेम्ब्रेन के स्टडी के लिए। हुआ क्या कि 1950s में, 1950s में 1950 के दशक के आसपास, है ना, 1950s में यानी 1950 के दशक के आसपास, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एडवांस्ड किया गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब एडवांस किया गया, यहां पर वही बात बता दें कि 1950s में एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, एडवांसमेंट, है ना, एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के वजह से 1950s के बाद सेल के मेम्ब्रेन की स्टडी जो है थोड़ी सी इजी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या बात समझना होता है कि जैसे कि अगर सेल का मेम्ब्रेन है तो सेल का मेम्ब्रेन कैसा होगा, सेल का मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन अच्छे से समझने के लिए हुआ क्या कि कौन से सेल का मेम्ब्रेन लेकर स्टडी किया जाए। ठीक है, तो सबसे आसान था ह्यूमन बॉडी को समझना। तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे तरह के सेल होते हैं, तो उस बहुत सारे तरह के सेल में से सबसे पहले आरबीसी पर विचार हुआ। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। हम लोग रेड ब्लड अगर सेल की बात अगर करते हैं, आरबीसी की हम अगर बात करें, आरबीसी, ठीक है ना, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात शुरू हुई। यानी आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है ना, वो ज्यादा परफेक्ट था पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ
मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, इज द परफेक्ट मटेरियल, इज द परफेक्ट मटेरियल, परफेक्ट मटेरियल फॉर बायोकेमिकल स्टडी, ज्यादा लिखना अच्छा होगा, फॉर बायोकेमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज द परफेक्ट मटेरियल फॉर बायोकेमिकल स्टडी। यहीं तक ठीक है, यहीं तक काफी है, यहाँ तक ज्यादा बेटर होगा। तो सेल मेम्ब्रेन का जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना हो तो उसके लिए आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है ना वो ज्यादा बेहतर बताया गया, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है आरबीसी में कि आरबीसी कहते हैं कि डू नॉट कॉन्टेन, डू नॉट कॉन्टेन, एक अच्छी बात है कि डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और साथ साथ इसमें एक और बात होती है न्यूक्लियस के साथ साथ, और वो बातें होती हैं न्यूक्लियस के साथ साथ आपको सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, ऑर्गेनल्स। तो आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स जो होते हैं अंगक वो वेल नहीं होते हैं, तो इस वजह से आरबीसी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक परफेक्ट मटेरियल बन जाता है सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आप जानें। अब यहाँ से ऐसे देखो, आप यहाँ से समझने का जरा प्रयास करो। तो यहाँ कहता है क्या कि जैसे जब भी हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए, कहता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्टडी का मतलब कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ मेड ऑफ लिपिड, वसा का बना होता है, लिपिड है ना, प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, और कहते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, ये इसी का बना होता है मूल रूप से। मतलब तीन चीजें हैं इसके लिए, एक है लिपिड, एक है प्रोटीन और एक है कार्बोहाइड्रेट। तो तीन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए, ठीक है। और सबका कंपोजिशन अगर लेकर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन के बायोमोलिक्यूलर कंपोजिशन में अगर हम लिपिड की बात करते हैं, लिपिड, तो लगभग लिपिड कहा जाता है कि 52 लगभग 55% है ना, 50 से 55% लगभग वसा है, लिपिड है। और उसके बाद अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन लगभग ऐसे मान के चलो कि 40 से 45% यानी 40 to 45%। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग 1 से 5% ओवरऑल बताया जाता है कि इसकी इसकी इतनी परसेंटेज होती है। तो मूल बात से आपको हम लोग को समझना है कि लिपिड और प्रोटीन जो होता है इसका सबसे परफेक्ट है, सबसे मोस्ट कॉमन कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन को लेकर, ठीक है। अब जरा यहाँ से आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर लिपिड मॉलिक्यूल की बात की जाए, लिपिड मॉलिक्यूल, तो कहा जाता है ना कि लिपिड के मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर आप स्टडी करो तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये लिपिड मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, जिसमें इसके दो पोर्शन होते हैं, इसके दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन ये हेड वाला पार्ट कहलाता है, दूसरा पोर्शन में टेल वाला पार्ट कहलाता है, ये सिर वाला भाग, पूंछ वाला भाग। और यहाँ पर सिर वाले भाग को एक बात समझते हैं कि ये जो होता है
हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है बायोमोलिक्यूल में। लिपिड का हेड वाला जो पार्ट है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग कहते हैं इसको, यानी वाटर मॉलिक्यूल के करीब रह सकता है, वाटर मॉलिक्यूल से कंसर्न हो सकता है, जुड़ा रहता है। और फिर जब हम टेल वाली बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। और इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम एक तरह से कहते हैं कि वाटर रिपेलिंग पार्ट, वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है ना। तो एक है वाटर लविंग और एक होता है वाटर रिपेलिंग, यानी हेड वाला पोर्शन जो है वह वाटर के करीब रहता है और टेल वाला जो पोर्शन होता है वो वाटर से दूर रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात लिपिड के बारे में कही जाती है, और वो बात यहाँ ये है कि क्या है कि यहाँ समझते हैं कि लिपिड जो है, लिपिड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है, लिपिड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है, वह जो लिपिड है वह ज्यादातर कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होता है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में ये रहता है। और ये फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है ना, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। और इस डबल लेयर को हम लोग बाई लेयर बाई लेयर भी कहते हैं, इसी को हम लोग बाई लेयर कहते हैं, बाई लेयर। यानी ऐसे अगर समझा जाए कि जैसे ही अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात अगर कर रहे हैं, तो जरा समझिएगा, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम एक सेल को, अगर जैसे कि अगर हम ये सेल बनाते हैं और सेल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर हम स्टडी करें, हम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर स्टडी करते हैं, तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, अब इसी टुकड़ा को थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीफाई करके अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या पता चलेगा, सो देखो आप, हमें पता चलेगा कि ये ऐसे है, ऐसे, ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फिर ये डबल लेयर ऐसे, ये डबल लेयर में ये बना हुआ रहता है, दोनों टेल एक तरफ रहता है और हेड जो है आउटर साइड में होते हैं, है ना। ये छोटा सा, ये पतला सा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पतला सा भाग दिखाई दे रहा है, इसी सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी टुकड़ा को मैग्नीफाई करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमें यही बात का पता यहाँ पर चल पाता है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखा जाए तो देखिए, ये वाला भाग यहाँ पर हेड है, ये वाला भाग जो है हेड है, ये वाला भाग यहाँ टेल है, फिर यहाँ वाला भाग टेल है, ये वाला भाग हेड है। यानी आप देखो तो दोनों हेड दोनों बाहर की तरफ होते हैं और टेल दोनों अंदर की तरफ होते हैं, यानी टेल जो है वो सेंटर टुवार्ड्स होता है, ठीक है ना, अंदर की तरफ टर्न होता है। और इसी दोनों पोर्शन को हम लोग एक लाइन में ये बात कहते हैं कि दोनों जो बाई लेयर पार्ट हो गया, इसी को हम लोग बाई लेयर लिपिड कहते हैं, या बाई लेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको। तो देखो, हम लोग अभी ये देखे हैं कि लिपिड का कंडीशन कैसा है, पोजीशन कैसा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, ये बातें समझाई जाती है, ठीक है। अब जरा हम लोग एक और पोर्शन की बात अगर करते हैं, एक और पोर्शन की अगर हम बात करें, तो एक और पोर्शन में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जरा देखने का प्रयास करिएगा। तो एक और पोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की बात हम करने जा रहे हैं, प्रोटीन कि प्रोटीन का कैसा कंपोजिशन यहाँ पर होता है, प्रोटीन कैसे रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन को लेकर यहाँ देखा गया कि प्रोटीन जो है मूलतः दो तरह का होता है ना, लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, देयर आर
टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना, दो तरह के प्रोटीन यहाँ अवेलेबल होते हैं, है ना। और इस दो तरह के प्रोटीन में फर्स्ट जो टाइप बताया जाता है हम लोग इसको इंटरनल प्रोटीन का नाम देते हैं, इंटरनल प्रोटीन। इसी इंटरनल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इंटरनल प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ पर हम लोग इसको लिख रहे हैं। और एक और नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। ये भी बात यहाँ हो जाती है। असलियत में ये जो प्रोटीन होता है, कहते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड के इनसाइड जो है या तो पूरी तरह से या बिल्कुल आंशिक रूप में यानी थोड़े रूप में यानी पार्शियल फॉर्म में डूबा रहता है। फिर से ये जो इंटरनल प्रोटीन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये इंटरनल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड में या तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ रहता है, या फिर पार्शियल सबमर्ज्ड होता है, मतलब आंशिक रूप से डूबा हुआ रहता है। हम लोग यही बात यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लेकर चले, सॉरी दूसरा टाइप लेकर चले, तो एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोटीन की हम यहाँ बात करते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन को हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का भी दर्जा देते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ कहते हैं। और साथ साथ एक और नाम होता है, कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, तो ये भी यहाँ पर कहलाता है पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। तो दो तरह के हो गए मूलतः, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं। अब जरा प्रोटीन का फॉस्फोलिपिड के साथ रिलेशन समझना है, तो एक और इस फिगर को जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि याद करो कि हमने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था कि अगर ये मान लेते हैं कि ये जो है फॉस्फोलिपिड के ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये फॉस्फोलिपिड के ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का कंडीशन होता है, वो या तो ऐसे है जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है ना, यहाँ पे प्रोटीन है, ऐसे भी प्रोटीन हो सकता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे प्रोटीन है, कुछ कुछ प्रोटीन एकदम इस पार्ट से लेकर उस पार्ट तक रहता है, कुछ कुछ बिल्कुल बाहर बाहर रह रहा है, ऐसे भी रहता है प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ आप देखो जरा ठीक से, हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं इसकी। अब यहाँ देखोगे तो आपको ये कलर, ये पार्ट जो दिखाई देगा, ये तो फॉस्फोलिपिड है ही, ये तो फॉस्फो लिपिड तो है ही, ठीक है ना। अब इस फॉस्फोलिपिड के साथ ये प्रोटीन की बात हो रही है, तो ये प्रोटीन जो हो गया, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, या एक्सटर्नल प्रोटीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन है कि अंदर से डूबा हुआ है आंशिक रूप से या पूरी तरह से, तो इनको हम कहते हैं, इनको हम कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल इस पार से उस पार तक कंटिन्यू रहते हैं, तो इन दोनों को हम एक तरह से ब्रिज प्रोटीन भी कहते हैं। एक्चुअली ये ब्रिज का काम करता है, इस पर से उस पर मटेरियल को लाने ले जाने में यहाँ पर ये मदद करता है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यानी फॉस्फोलिपिड का प्रोटीन का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। एक और चीजें यहाँ पर थोड़ी सी समझने के लायक है, जरा देखिएगा कि तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर समझा जाता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, कहा गया कि 1 से 5% ही कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है लिपिड के साथ और
प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है ना। कहते हैं कि इट इज फाउंड विथ इट इज फाउंड विथ लिपिड इट इज फाउंड विथ लिपिड एंड प्रोटीन, ये दोनों के साथ मिलकर रहता है, ठीक है ना। तो ये लिपिड और प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है, और लिपिड और प्रोटीन के साथ ये एक नए कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है अगर लिपिड के साथ अगर रह रहा है, वसा के साथ अगर रह रहा है, ठीक है ना, तो एक नए फॉर्म में रहता है। इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड इसको कहा जाता है। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जब ये किसके साथ रहेगा, कहते हैं कि प्रोटीन के साथ रहता है, तो हम इसको कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं बुआ, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक हो गया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिपिड के साथ है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ है। ये बातें हम लोगों को ध्यान देने की है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में यहाँ रहता है। अगर इस फिगर को यहाँ पे कंसर्न करके देखा जाए, जोड़ कर देखने का अगर हम लोग प्रयास करें, तो आपको यहाँ समझ में आएगा एक फिगर कि जैसे अगर हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ ये कंसर्न हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन के अणु के साथ, और यहाँ पर एक और दिखा देते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ पे आप देखो तो लिपिड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो लिपिड के साथ भी यहाँ पर हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो इसी फॉर्म को हम लोग यहाँ नाम देते हैं, इसी फॉर्म को यहाँ नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर यही फॉर्म यहाँ अवेलेबल है, और साथ साथ यहाँ इसको अगर कहोगे तो ये हो जाता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ऐसे इसकी कंपोजिशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। कहा जाता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो हम लोग ये बनाए हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस स्ट्रक्चर को, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। याद रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के बारे में साइंटिस्ट जो हैं, नाम है उनका सिंगर एंड निकोलसन। ध्यान दीजिएगा, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इस मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे सब एक दूसरे के साथ कंसर्न होता है, कैसे जुड़ा होता है, और कैसे मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी इसमें प्रोटीन का बड़ा सा देख रहे हो ब्रिज प्रोटीन है, जो कि मटेरियल को आने जाने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की बातें यहाँ हो गई। अब हम लोग जरा सा एक और बात देखते हैं। यहाँ पर हम, हालांकि सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा सा टॉपिक है, फिर भी इसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग इसके फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन, ठीक है, किसका फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मूल रूप से सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को दो फॉर्म में यहाँ बताते हैं हम। एक फॉर्म होता है जैसे कि एक्टिव, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है एक फंक्शन को। दूसरे फंक्शन को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सिस्टम। ये दो ऐसे तरीके होते हैं जिससे मटेरियल का आना जाना होता है। अब देखो यहाँ पर कैसे समझना होगा। जैसे कि अगर मान कर चलो विद्यार्थी कि अगर ये एक सेल है
और ये सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये। और सेल मेम्ब्रेन में मटेरियल का फ्लो होना है, तो फ्लो जो है या तो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ हो, चाहे अंदर से बाहर की तरफ हो। तो एक्चुअली बात वो नहीं है, बात यहाँ ये होती है कि अगर मटेरियल का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर ये मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, डॉट में कर देते हैं, ये मेम्ब्रेन है, और मटेरियल जो है आना जाना है। तो दो चीजें होती हैं कई बार, जैसे कि अगर एक तरफ किसी पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा है और एक तरफ उसी पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कई बार क्या होता है कि लोअर से भी हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मटेरियल का आना जाना हो, है ना, ऐसे समझा जा सकता है। मतलब अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम है और इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ है, ठीक है, किसी मटेरियल का, और उसको बाहर से अंदर की तरफ जाना होता हो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर, तो हम कहते हैं कि इस स्थिति में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि हम एटीपी के फॉर्म में समझते हैं। यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन ठीक यहाँ पर अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फिर हम ज्यादा करके दिखा देते हैं, यहाँ पर फिर से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करके दिखाते हैं और एक तरफ कम कर देते हैं, और यहाँ फिर लिख देते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और मटेरियल को हायर टू लोअर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो हायर से लोअर की तरफ मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन फ्लो में यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, या लगभग ना के बराबर होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ भी वही चीज देखो कि अगर यहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं हम, और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर हायर टू लोअर यहाँ पे हो रहा है, तो ये यहाँ पर एक्टिव को शो करता है, ये यहाँ पर पैसिव को शो करता है। यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ये बात यहाँ पर समझना होता है, ठीक है ना, उसी बात को यहाँ समझाए हैं। अब यहाँ जरा आप देखो, जैसे कि पैसिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जरा देखने का समझने का प्रयास करना। हम पैसिव सिस्टम की बात करते हैं, तो पैसिव में ही आप दो तीन चीजें जानते हो, जैसे कि डिफ्यूजन प्रोसेस आप जानते हो, है ना, डिफ्यूजन हो गया। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मटेरियल का हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो है ना, ये लिख देते हैं, क्या होता है कि फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल फ्रॉम हायर टू, लिख देते हैं H2, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं। लेकिन ठीक जब बात हो जाती है जैसे ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस जस्ट सिमिलर है बट वाटर के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, है ना, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीका यहाँ पर भी अवेलेबल बताया गया है, पैसिव फॉर्म का, दो अलग अलग फॉर्म में, मटेरियल्स का और वाटर का, ऐसे हम लोग इसको लेकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोग बातें देखे हैं, ये ओवरऑल हम लोगों के सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मैटर है, ठीक है। और यही वजह होता है कि किसी भी तरह की चीजों को, किसी भी तरह के चीजों को जो मेम्ब्रेन है फ्लो आउट नहीं होने देता है। जैसे कि अगर हम लोग जो बात करते हैं ना, जैसे सेल की, तो सेल क्या है, किसी भी चीज को आने जाने नहीं देता है, तो इसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। कोई भी चीजें कितनी भी मात्रा में नहीं आई जा सकती है,
जिसकी जरूरत हो। मतलब अगर कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, फिर भी बाहर से अंदर की ओर जाएगा अगर जरूरत है तो सिलेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है कि किसको लेकर जाना है। ठीक है। और अंदर में भी अगर कंसंट्रेशन लोअर है, बाहर में कंसंट्रेशन अगर हाइयर है, तो अंदर से बाहर भी कोई चीजें निकालनी है तो उससे होकर जाएगा। यानी ये सिलेक्शन होना जरूरी होता है, सिलेक्शन होना जरूरी है, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई भी चीजें सेल मेम्ब्रेन से होकर आती जाती नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें होती है ले देकर। ठीक है। तो हम लोग इसी की बात करते हैं, तो फिर बाकी की बातें अगली क्लासेस में हम लोग करेंगे। थैंक यू।